बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का एमसीक्यूज़ है और इसमें हमें ग्राफ शो किया गया है हाउ वेट वेरीज विद द मास ऑन द प्लैनेट पी एंड ऑन द प्लैनेट क्यू। प्लैनेट पी पे हमें नज़र आ रहा है कि एक लाइन शो की गई है और हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से ग्राफ में मास इंक्रीज़ होने से वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये देख लें। पी के लिए जैसे अगर आप बात करें तो पी में ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये आपके लिए लाइन इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लें। अब इसमें हमारे पास जैसे जैसे पी के लिए हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है मास, साथ साथ उसका वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पी पे मास कितना आ रहा है, मास आ रहा है 20 kg और इसका वेट कितना आ रहा है, वेट आ रहा है 200 न्यूटन। और इसी प्लानट पी के ऊपर अगर हम मूव कर जाएँ आगे तो हमें नज़र आएगा कि मास कितना आ गया 40 kg और वेट कितना आ गया 400 न्यूटन। अच्छा, इसी तरह से ये ग्राफ बना हुआ है एक और प्लानट क्यू के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट मैसेज के लिए वेट डिफरेंट आ रहा है। जैसे जब मास 20 kg है तो वेट 100 न्यूटन आ गया, मास 40 kg है तो वेट 200 न्यूटन आ गया, इस तरह से। अब इसको जहन में रखते हुए हमने क्वेश्चन को आंसर करना है कि जी क्या आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं आप। तो अब हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस में चलते हैं। उसने कहा है एन ऑब्जेक्ट वेट 400 न्यूटन ऑन द प्लेनेट पी, कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट 400 न्यूटन है ऑन द प्लेनेट पी पे। तो हम प्लेनेट पी पे चलते हैं जी। प्लेनेट पी पे अगर उसका वेट 400 न्यूटन है तो उसका मास कितना होगा चेक कर लेते हैं। यहाँ से अभी दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास उसका मास कितना होगा जी, चेक कर लेते हैं। मास हमारे पास होगा 40। बिल्कुल सही है, देखें जी 40 पे आ रहा है ग्राफ। अगर आप कहते हैं तो मैं मार्क भी कर देता हूँ पॉइंट और उसको मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ आपको। चेक कर लें, ये 400 न्यूटन है, ये रहा दिस वन। तो प्लैनेट पी पे अगर उसका वेट 400 न्यूटन है तो उसके नीचे बिल्कुल देखें आप। तो अगर आप इसके नीचे बिल्कुल नीचे लाइन लेकर आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि मास कितना है। चेक कर लेते हैं, ये नीचे जाके कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। चलें, यह आ गया कितना आंसर, 40 kg। ठीक हो गया जी। अब ये 40 kg हमारे पास उसका मास आ गया। अब वो पूछता है इस 40 kg के लिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का प्लैनेट क्यू पे मास कितना होगा और वेट कितना होगा। अब देखिए, मास जब हमने निकाल दिया 40 kg है तो फिर यकीनी तौर पे प्लैनेट क्यू पे भी उसका मास 40 kg होगा। लेकिन अब इस ग्राफ को अगर मैं रेस कर दूं, बल्कि मैं डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ अब आपके सामने। ठीक है, कौन सा कलर चूज़ करते हैं, मैं अपना फेवरेट कलर चूज़ करने लगा हूँ, दिस वन। ठीक है जी, ये हमारे पास अब जो है देखें, ये लाइन मैंने दोबारा ड्रॉ की है। ये मैं ग्राफ कौन से ग्राफ तक लेकर गया हूँ, प्लैनेट क्यू के लिए। अब 40 kg के सामने जाके अगर आप देखें तो वेट कितना आ गया, वेट आ गया आपके पास 200 न्यूटन। ठीक है, यानी कि वही मास अगर प्लैनेट क्यू पे चला जाए 40 kg तो उसका वेट होगा 200 न्यूटन। ठीक हो गया। अब हम ऑप्शन पे भी पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। तो उसने कहा विच रो इज़ द करेक्ट। बिल्कुल, मास तो 40 kg था और उसका वेट क्या था प्लैनेट क्यू के ऊपर, तो वो था 200 न्यूटन। तो उसमें ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया है। बाकी बी सी डी और तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। Number 7. The diagram shows a rectangular block of the density 2 grams per centimeter cube. अच्छा जी, इसकी डेंसिटी आपको बता दी है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ फार्मूले का रिकॉल करना होता है आपको कि भाई फार्मूला आपको पता है या नहीं पता। डेंसिटी आपके सामने है, मास आपने फाइंड करना है और वॉल्यूम भी इजीली आप निकाल सकते हो क्योंकि ये क्यूबॉइड है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का फार्मूला आप अप्लाई करोगे, 2 इंटू 4, 4 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर क्यूब। चलें जी, वर्किंग कर लेते हैं इसके ऊपर। यह आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमें दी हुई है इसमें 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। मास हम फाइंड करने लगे। वॉल्यूम हमें कितना फाइंड किया, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब ये देख लें 12 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 2 आपके पास क्या आंसर आता है, 12 इंटू 2 आपके पास आता है 24 ग्राम्स। 24 ग्राम्स इसमें कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है और यह ऑप्शन डी में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। अब इनको गौर से पढ़ना होता है आपने, ठीक है ना। एक एक ऑप्शन को आप गौर से पढ़ेंगे।
अच्छा जी, पढ़ते हैं हम सारे ऑप्शंस को गौर से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, यानी एक्सेलरेशन है, ध्यान रखिएगा, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा हो ही नहीं सकता। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो यकीनन रिजल्टेंट फोर्स भी लग रही है, वरना तो फिर एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके न्यूटन्स का सेकंड लॉ ही यही है। अगर आप गौर करें तो एफ आर यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, और अगर एक्सेलरेशन की जगह मैं ज़ीरो लिख देता हूँ तो देखें रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। चाहे जितना मर्जी मैथ्स हो, उसका जो मर्जी मैथ्स हो, वो आंसर ज़ीरो हो गया है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो कभी भी उसकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम कहें इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बी की तरफ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, यानी अब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की वजह से उस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल होती हैं। ठीक है ना। द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसा नहीं है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो यकीनी तौर पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड फोर्सेस दोनों बैलेंस होंगी, तो एयर रेजिस्टेंस लाजमी उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी। लेकिन वो अलग बात है कि वो बैकवर्ड होगी और वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो उसकी जो फॉरवर्ड फोर्स है वो बैकवर्ड फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस की इक्वल होगी, तो जिसकी वजह से वो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बी में कि आपके पास जो बी ऑप्शन है उसमें रिजल्टेंट फोर्स तो ज़ीरो हो सकती थी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कि वो ज़ीरो है, पॉसिबल नहीं है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी को भी हम क्रॉस कर देंगे, नॉट पॉसिबल। सी पे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, यानी वही बात कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। यही बात तो हम कर रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फोर्सेज उस पर बैलेंस हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हैं। ठीक है ना, यही वजह है कि नेट फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो चुकी है और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आपके पास कोई किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। अब आ जाएं फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखें, अभी तो हमने बात की ऊपर, ज़रूरी नहीं है ना। अब एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और अभी हमने बात की कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे एक ब्लॉक को ले लें, और अगर मैं कहता हूँ कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली कि इस पर फॉरवर्ड फोर्सेज और बैकवर्ड फोर्सेज दोनों इक्वल होती हैं। दोनों इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आपकी क्या हो गई है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि रिजल्टेंट फोर्स अगर नहीं एक्ट कर रही तो बॉडी मूव नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो बिल्कुल उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है जो ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो लाजमी उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, मैंने अभी बताया आपको, ज़ीरो है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन से कि ये आपका जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक नहीं है। आई होप ये आपको सारे ऑप्शंस बहुत अच्छी तरह से मैंने डिटेल में क्लियर कर दिए हैं, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।